एफिडेविट्स अभी पढ़े हैं जो सीए को कॉन्टेस्ट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है उनको जो रीडिंग है उन एफिडेविट्स की, जिसमें कोई भी एफिडेविट ये नहीं बोल रहा है कि आप मत दीजिए उनको सिटीजनशिप। अदनान सामी का एग्जाम्पल गलत कॉन्टेक्स्ट में दिया जाता है, जो डिबेट होता है उसके में, लेकिन ये क्रिएटिव फील्ड आर्ट उससे मिलता है भी। उससे और ये मिलता सरकार का अधिकार है। ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया का भी कैटेगरी आता है, और वो ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया उस समय अपने सबसे व्यापक रूप में रहता है, जिसमें आप अभी किसी दूसरे देश के अगर आप नागरिक हैं और आप 1950 में भारतीय नागरिक बनने का आपका एलिजिबिलिटी था, या आप थे भारतीय नागरिक, तब आपको एक ओवरसीज सिटीजन दोहरी नागरिकता देंगे। दोहरी नागरिकता नहीं है, क्योंकि आप पासपोर्ट इंडिया का नहीं है। विश्व नागरिक की अवधारणा जो कभी रविन्द्रनाथ टैगोर या गांधी अलग अलग टाइम पर बोलते रहे, आपने इतना पढ़ा, इतना समझा, आपको कभी लगता है कि हम दुनिया के शहरी हो सकेंगे कभी? कोई दिन आएगा? कुछ लोग हो सकते हैं। जब ये सीएए का कानून जब लाया जा रहा था, और ये जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी थी, उसने एक दौरा किया था देश के अलग अलग भागों का। उसमें नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में भी गए थे, जहाँ पे इसको लोगों ने रेजिस्ट किया था। ख़ास तौर से असम में बोला था कि असम अकॉर्ड के खिलाफ जा रहा है। असम अकॉर्ड एक पब्लिक नेगोशिएटेड अकॉर्ड था, तो उसको अगर आप वायलेट करते हैं तो उसमें मेरा कंसेंट आपको हमारा लेना पड़ेगा। दूसरा, लेकिन राजस्थान और गुजरात में जब ये दौरा किया था जेपीसी में, वहाँ पे लोगों का मानना था कि ये तो होना चाहिए। 2019 में दुलाल पॉल नाम के शख्स की असम में मौत हो गई। वो बीमार थे और गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में भर्ती थे। जब उनकी मौत हो गई तो अस्पताल प्रशासन ने उनका शव उनके परिवार को देना चाहा, लेकिन आप हैरान होंगे कि परिवार ने मना कर दिया। मना इसलिए कर दिया क्योंकि 2 साल पहले सरकार ने दुलाल पॉल का नाम विदेशियों में रखा, उन्हें भारतीय नागरिक नहीं माना। परिवार ने इसी का विरोध किया और ये मांग की कि जब तक उन्हें भारतीय नागरिक नहीं माना जाएगा, उनका शव वो स्वीकार नहीं करेंगे। इसके बाद एनआरसी आया। दुलाल पॉल के परिवार का नाम एनआरसी में था, मगर उनका नहीं था। सिटीजनशिप को लेकर पिछले 5, 7, 8 सालों में इस देश में एक बहस जारी है। हम फिर से पढ़ना चाहते हैं कि नागरिकता मिलती कैसे है, किसी को नागरिकता से बेदखल भी किया जा सकता है, वो कैसे, कौन इस देश का नागरिक बन सकता है, किस साल आया तो वो रहेगा, किस साल आया तो नहीं रहेगा, और नागरिकता के लिए कुछ कागज़ भी ज़रूरी हैं, वो कौन कौन से हैं। हमारे साथ आज हैं प्रोफेसर अनुपमा रॉय। आपने सिटीजनशिप को लेकर कई किताबें लिखी हैं, CANRC को लेकर भी आपने एक किताब लिखी है, काफ़ी चर्चित है, और आप फ़िलहाल JNU में पढ़ाती हैं सोशल साइंसेज में, और इसके अलावा आप ऑस्ट्रेलिया में और जर्मनी में कई यूनिवर्सिटी में जाती हैं, वहाँ भी पढ़ाती हैं। आज आप हमें पढ़ाएंगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया शुक्रिया। मैंने जो कहानी दुलाल पॉल की सुनाई, इससे एक बात तो सामने निकल कर आती है कि नागरिकता एक बहुत इम्पॉर्टेंट अवधारणा है, और हम चाहे अनचाहे नागरिक होते हैं तो बहुत सारे अधिकार मिल जाते हैं, नहीं होते हैं तो बहुत सारे अधिकार छिन जाते हैं, जिन्हें हम यूं तो बड़ा नैसर्गिक समझते हैं कि तो हमारा अधिकार है। मैं आपसे समझना चाहूँगा मैम, शुरू से शुरू अगर करूँ, कि कब से नागरिकता इतनी इम्पॉर्टेंट हो गई, कब लोगों को पता चला कि इतना कोई महत्वपूर्ण एक चीज़ है कि हमारे पास होनी चाहिए? क्योंकि जब हम पढ़ते हैं इतिहास तो हमें लगता है कि लोग फ्री इधर से उधर आते जाते होंगे, नागरिकता जैसी चीज़ शायद बहुत नई होगी। शुरू कहाँ से हुई? ये तो मुश्किल होगा कहना कि शुरुआत कहाँ हुई। एक सोच या अवधारणा के रूप में लिया जाए तो इसकी शुरुआत अक्सर जब हम नागरिकता के बारे में पढ़ते हैं तो इसको अरस्तू के सिद्धांतों के साथ जोड़ते हैं, या फिर अभी और आधुनिक काल में, क्योंकि नागरिकता अगर मेंबरशिप के हिसाब से लिया जाए और आधुनिक राष्ट्र राज्य की मेंबरशिप जिसमें नागरिकता सिग्निफिकेंट उसी प्रकार से हो जाती है, तब ये एक उतना पुराना एक थियोरी या सिद्धांत नहीं है, ये एक नया सिद्धांत है। अरस्तू के साथ जोड़ा जाता है एक पुरानी सोच, जिसमें एक अवधारणा नागरिकता के साथ है जिसमें सभी सार्वभौम हैं और सभी
जो गवर्नमेंट का गवर्नेंस का सिस्टम है उसमें सब समान रूप से भाग ले सकते हैं, लेकिन अरस्तू के अवधारणा में भी नागरिकता एक हायरार्किकल सिस्टम था जिसमें सभी नागरिक नहीं थे। जो नागरिक हैं वो समान रहेंगे, उनको समान अधिकार, गवर्न और गवर्निंग बाय टर्न का एक प्रिंसिपल जो है उसके साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन जो नागरिक नहीं है जैसे महिलाएं और दास, ये एक पॉलिटिक्स के क्षेत्र में नहीं, एक नीड्स के क्षेत्र में ये रहते हैं, तो वो नागरिक नहीं रहेंगे। तो एक नागरिकता के साथ दो चीज़ें जुड़ी हुई हैं जो मेरे ख्याल से अरस्तू के साथ पे ट्रेस किया जा सकता है, जिसमें एक नागरिकता के साथ समानता की अवधारणा और दूसरा नागरिकता के साथ हायरार्की की अवधारणा। और जब आधुनिक राष्ट्र राज्य में हम नागरिकता के बारे में सोचते हैं या उसके साथ जो संबंध है नागरिकता का, वो समानता के अवधारणा के साथ पूरा जुड़ा हुआ है। तो जब हम बोलते हैं कि हम नागरिक हैं किसी राष्ट्र राज्य के, जो एक आधुनिक राज्य का स्वरूप है, तो हम ये मान के चलते हैं कि सभी नागरिक समान हैं। तो ये समानता वाली चीज़ आधुनिक राष्ट्र राज्य के साथ ही आई है, और इसका जो अगर डेवलपमेंट देखा जाए तो एक किस्म के स्टेटस के साथ जुड़ा हुआ है, जो स्टेटस नागरिकता का है और ये स्टेटस समानता का है। और पहले के जो राज्य के स्वरूप थे जिनको आधुनिक राष्ट्र राज्य ने रिप्लेस किया, उसमें ये स्टेटस कॉन्ट्रैक्ट और इक्वालिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं बेस्ड था। वो स्टेटस था हायरार्की का, और ये स्टेटस आपको अपने जो आपका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है उससे आगे मूव करने के लिए आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ या उस तरह की जो जिसको कहें कि एक मान्यता नागरिकता के साथ जुड़ी, उस फ्यूडल सेटअप में वो नहीं रहता था। तो समानता के अधिकार हम राष्ट्र राज्य के साथ ही जोड़ते हैं, और इसी संदर्भ में नागरिकता इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आप बोलते तो है कि नागरिक सभी समान हैं, लेकिन सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस जो है उसमें सभी समान नहीं हैं। तो एक इक्वालिटी का नोशन जिसके ऊपर इनइक्वालिटी बिल्ड हुआ है, तो ये नागरिकता का एक स्टेटस के साथ जुड़ा है। दूसरा, एक नागरिकता का पूरा संबंध बिलोंगिंग से भी है, कि नागरिकता सिर्फ स्टेटस या लीगल स्टेटस जो पासपोर्ट किसी एक देश का हमारे पास हो, सिर्फ वही नहीं है, बल्कि किसी राष्ट्र राज्य में के साथ आपके किस प्रकार के अटैचमेंट्स या फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं। तो ये एक आइडेंटिटी का क्वेश्चन भी हो जाता है, जिसमें आप अटैचमेंट्स, फीलिंग, बिलोंगिंग की बातें भी करते हैं। तो आपने जो दुलाल पॉल का एग्जाम्पल दिया, उसमें दोनों है, एक लीगल स्टेटस का एब्सेंस भी है, दूसरा एक जुड़ाव की भी बात है कि ये ज़मीन है, इससे मेरा जुड़ाव है, पर उस जुड़ाव को आप लीगली नहीं रिकग्नाइज किया जा रहा है। तो ये दोनों स्टैंड्स जो हैं नागरिकता के साथ जुड़े हुए हैं। और अगर हम हिस्ट्री देखते हैं राष्ट्र राज्य की, और ख़ास तौर से अगर हम देखते हैं कि भारत के संदर्भ में नागरिकता के बारे में सीरियसली किस तरह से सोचा गया, तो पूरा जो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट है, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट पूरा एक सॉवरन सिटीजनशिप के मूवमेंट के तौर पर भी देखा जा सकता है, जिसमें आप पूरा प्रयत्न ये रहा एंटी कॉलोनियल नेशनल लिबरेशन मूवमेंट का कि आप जो ब्रिटिश नेशनैलिटी लॉज में आप एक सब्जेक्ट हैं और जो मोनार्क है वो एक सोर्स है आपके मेंबरशिप का, पर इक्वल राइट्स का सोर्स नहीं है। तो उस रिलेशनशिप को कैसे रोल बैक किया जाए, ये रोल बैक तभी हो सकता था जब एक भारत एक इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट होता। उस इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट सिर्फ एक टेरिटोरियल इंडिपेंडेंस नहीं, पर वो जुड़ा रहता कि हर एक नागरिक उस टेरिटरी में सार्वभौम है। तो उसी प्रकार से पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट राइट्स का होता है वो उस उद्देश्य के साथ होता है कि हर प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार रहें। तो ये समानता की जो भावना है वो नागरिकता के साथ जुड़ी हुई है। अच्छा, मुझे आपकी बात से समझ में आया कि इक्वलिटी और सिटीजनशिप, इनका बहुत क्लोज रिश्ता है। जी 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 जी। हम सभी नागरिक हैं
जी तो हम सभी समान हैं, जी जी हम सभी समान हैं, हम सभी नागरिक हैं। जी अच्छा, लेकिन हमने जैसे मैं ये समझना चाहूँगा कि जैसे इतिहास में हम सल्तनत काल पढ़ते हैं, मुगल काल पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग बाहर से आए, वो यहाँ पर रह गए। हम्म ये कैसे, क्या उस वक्त भी तय होता था कि कौन हमारा शहरी है, कौन बाहरी है? उस हिसाब से कभी टैक्सेस लगते हों या जी सुविधाएं दी जी जाती जी हों? जी क्या जी ऐसा हुआ है? ये उस सभी राज्य अपने जो एक वर्टिकल रिलेशनशिप की बात जैसे किया जाए कि राज्य जो है उसका धर्म है, शासक का धर्म है प्रोटेक्शन देना सब्जेक्ट्स को, और यहाँ पे सब्जेक्ट ही हैं, सिटीजन नहीं है। तो मैं नागरिक की अवधारणा आधुनिक राष्ट्र राज्य में अलग है, और उसके पहले के राज्यों में जो अवधारणा है नागरिकता की वो अलग है। उसमें रिलेशनशिप जो है, जिस मैं वर्टिकल रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, जिसमें जो जो सब्जेक्ट है वो जो शासक है उसके साथ उसका रिश्ता एक एलिजियंस का रिश्ता है, एक लॉयल्टी का रिश्ता है, जो एक अलग एक पॉलिटिकल रिश्ता तो है, पर ये कॉन्ट्रैक्ट का रिश्ता नहीं है, ना ही कंसेंट का रिश्ता है। तो जो आधुनिक राष्ट्र राज्य में नागरिक की कल्पना है, वो नागरिक पीरियोडिकली कंसेंट भी देता रहता है शासक को, और ये शासक एक अलग किस्म का शासक है। वो शासक अपने अंदर एम्बॉडी करता है उस सॉवरेंटी को जो लोगों ने उसको दी है। तो वो पॉपुलर सॉवरेंटी जो रिजाइड करती है, इसलिए वो हम उसको शासक नहीं कहते हैं। और ये शासक एक बॉडी नहीं है, और ये शासक, और ये भी एक डिस्टिंक्शन हमें देखना चाहिए कि पहले के राज्यों में जो आप जो एब्सोल्यूट स्टेट या जहाँ राजा मोनार्किकल थे। स्टेट्स जहाँ राजा थे, और इवन जहाँ राजा नहीं थे बल्कि एक काउंसिल्स एडमिनिस्टर ग्रीस करती वगैरह हैं में जैसे जी, हुआ है। तो वहाँ पर आप देखें कि जो शासक के फंक्शंस हैं, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, लेजिस्लेटिव फंक्शंस, एडजुडिकेटरी फंक्शंस, वो एक ही, या तो एक ही शख्स या एक ही बॉडी के अंदर नहीं सब थे, उसी के पास। एक ही व्यक्ति के या एक ही काउंसिल में है। वही कानून बनाएगा, वही कानून वही बनाए, लागू वही करवाएगा, जी और बिल्कुल, टूटने पर वही सजा तय वही करेंगे। सजा तय आज की करें। तरह का मामला नहीं है बिल्कुल कि चेक एंड नहीं, बैलेंस में तीन नहीं, अलग-अलग जी जी संस्थाएं खड़ी की जी हैं। जी जी। तो जब अब अगर हिस्टोरिकली मॉडर्न नागरिकता की हम देखें कैसे इवॉल्व किया है, तो उसके साथ ही साथ नागरिकता अधिकारों के माध्यम से, पर अधिकारों के साथ साथ वो शासन व्यवस्था के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बीच में फंक्शनल डिफरेंशिएशन के साथ भी नागरिकता जुड़ा हुआ है। तो हम अगर देखें तो सिविल राइट्स का नोशन है या सिविल लिबर्टीज़ का नोशन है, जिसमें नागरिकों को अधिकार, एक्सप्रेशन का अधिकार, या नागरिकों को प्रॉपर्टी ओन करने का अधिकार, जो अपने लेबर से उन्होंने प्रॉपर्टी क्रिएट किया है उसको प्रोटेक्ट, और ये एक फ्यूडल उसके सिस्टम से ब्रेक करने का अधिकार, जिसमें हाँ, आप मुझे इसमें वो ब्रिटिश चार्टर याद आ रहा है, जी जिसमें धीरे धीरे जी नागरिकों के अधिकार स्पष्ट होने लगे, स्पष्ट हो, क्योंकि उससे पहले सिर्फ राजा के अधिकार स्पष्ट थे। राजा बिल्कुल बिल्कुल। और इन अधिकारों की जो प्रोटेक्शन है वो एक खास किस्म के इंस्टीट्यूशन के पास रहेगी, जो कोर्ट्स हैं। तो ये इंस्टीट्यूशन का डेवलपमेंट इन अधिकारों के साथ होता है। और दूसरा पार्लियामेंट का जो इंस्टीट्यूशन, पार्लियामेंट एज एन इंस्टीट्यूशन, उसके साथ पॉलिटिकल राइट्स का जुड़ाव हम देखते हैं कि आप राइट टू वोट और राइट टू स्टैंड फॉर इलेक्शंस, राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियंस, जो एक बारगेनिंग जो पॉलिटिकल राइट्स के लिए है, और वो सिविल राइट्स से कहीं जुड़ी भी हुई है, क्योंकि जब तक आपके अधिकार एसोसिएशन बनाने के अधिकार नहीं है, तब तक आप बारगेन नहीं कर सकते हैं लोगों से अपने अधिकार को, उनकी व्यापकता बढ़ाने के। और फिर आप कह रही हैं तो ताकत नहीं है, ताकत, तब तक आप कोई आपकी सुनेगा नहीं। और ये ताकत जो है अधिकारों के माध्यम से, जो अधिकार स्ट्रगल्स से आए हैं, वो अधिकार ऐसे मिले नहीं है कि किसी ने दे दिए हैं आपको। मुझे एक स्ट्रगल याद आया आपकी बात से। महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका में थे, तो वो ऐसा ही एक स्ट्रगल लीड कर रहे थे। जी 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 वो क्या था? जी, तो इसी एपिसोड से मैंने ये अपनी जो रीसेंट किताब है उसको शुरू किया है। और मेरा तात्पर्य ये था
उस एपिसोड को रिक्रिएट करने का या जोड़ने का कंटेम्प्रेरी इंडिया से कि एक ह्यूमिलिएटिंग सिस्टम जो साउथ अफ्रीका में था, जिसमें मोबिलिटी के लिए आपको परमिशन चाहिए, कार्ड्स चाहिए, कहीं आने जाने के लिए एक परमिट चाहिए परमिट होता था। चाहिए आपको। तो उस परमिट को अक्वायर करने का पूरा प्रोसेस जो है वो अपने आप में कि शासक के सामने अपने आप को आप सप्लिकेंट की तरह पेश करेंगे और वो कार्ड लेंगे, आप मैंने आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा अपने आप को ऐसे व्यक्ति की तरह जो उस कार्ड का धारक बन सके, राइट। तो और वो एक ह्यूमिलिएटिंग सिस्टम था। वो सिर्फ किन के लिए था? काले लोगों के काले लिए या लोगों भारतीयों के लिए? भारतीय लोगों के लिए भी अच्छा, था। तो ये वहाँ के रहने वाले गोरे लोगों पर अप्लाई नहीं होता था। अप्लाई नहीं, वो बिना कार्ड के, बिना परमिट जी, के कहीं भी आ जा जी सकते थे। जी जी जी। ठीक है। तो ये मोबिलिटी पे रिस्ट्रिक्शंस एक वर्क पे भी रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि वर्क और मोबिलिटी जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। तो ये कार्ड्स जो हैं वो उनको नहीं यूज़ करना या उनको नहीं लेना एक किस्म का सिविल डिसोबीडियंस का मोमेंट था, और जो गांधी ने साउथ अफ्रीका में बहुत ही उस क्राफ्ट को साउथ अफ्रीका में डेवलप किया था गांधी ने, और उस क्राफ्ट को यहाँ पर फिर गांधी ने बड़ी अच्छी तरह से लागू किया था। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि पूरा जो एनआरसी और सीएए का मोमेंट भारत में है, वहाँ पे कागज़ को लेकर ही एक पूरा द्वंद्व है, लड़ाई है कि ये कागज़ क्यों ज़रूरी है, जब हम अपने आप को यहाँ का नागरिक समझ रहे हैं और हम मे बी जेनरेशंस से अपने आप को इस ज़मीन के साथ जुड़ा पाते हैं, तो हमें कागज़ की क्यों ज़रूरत है। और अगर ये कागज़ की ज़रूरत है और हम क्योंकि नागरिक हैं और उस नागरिक सभ्य समाज जो नागरिक समाज है, उस समाज की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, इसलिए हम वो करेंगे। पर वो हम करेंगे उसी कॉन्टेक्स्ट में जिसमें ये मुझे एक कॉन्फिडेंस रहे जस्टिस का। तो इस प्रकार की जो जस्टिस की सर्च है इस इन मूवमेंट्स के तौर पर, इन कॉन्टेक्स्ट में जिसमें कुछ लोग ये समझ सकते हैं कि ये कानून जो है हमारे खिलाफ जा सकते हैं। ठीक है, या हमारे सीएनआरसी पर मैं आराम से आऊंगा। पहले एक एक करके चीजें समझ लें, क्योंकि सीएनआरसी अचानक से नहीं टपका, बल्कि एक सिलसिला है जिसके बाद वो आया है। जब मैं नागरिकता के कानून या अधिकारों के बारे में पढ़ रहा था हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, तो पता चलता है कि वो काफी पहले से अलग अलग तरह से बनता हुआ यहाँ तक पहुंचा है। आपने कागजों की बात की, गांधी कागज के खिलाफ ही लड़ रहे थे कि हम एक नया कागज लेके नहीं घूमेंगे। अगर हम ब्रिटिश मोनार्क के सब्जेक्ट हैं तो हम सब एक हैं, चाहे गोरा हो या काला हो, अलग से परमिट चाहिए नहीं। ये कागज क्या हैं जिनसे कोई नागरिक बनता है आज, मुझे ये समझना है कौन कौन से कागज होने चाहिए। तो जैसे मैं और आप कभी ये महसूस नहीं किया हमने कि हमें कोई कागज चाहिए। हमारे पास कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जो हमें एक भारत का नागरिक होने का एक सर्टिफिकेट, हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। जो पासपोर्ट है उसमें हम इंडियन, हमें नेशनैलिटी उसमें लिखा हुआ है, लेकिन पासपोर्ट हम सिटीजनशिप के प्रूफ के लिए नहीं देते हैं, वो हम ट्रैवल के लिए देते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि हमने अर्जित नहीं की, अर्जित हमें तो मिली है हमें अप्लाई तो जरूर हमने भी सोचा भी नहीं कि इसको कहीं से अर्जित किया जाता है। जी हम तो इंडियंस रहे, तो पूरी मशक्कत के साथ मिलता है, लेकिन हाँ मिल जाता है। लेकिन ये कागज़ इकट्ठा करना उस व्यक्ति के लिए जिसकी नागरिकता पे कोई डाउट हो, एक दुष्कर प्रक्रिया हो सकती है। अच्छा, मैं उस समय की बात करना चाहती हूँ जब भारत स्वाधीन हुआ और नागरिक कौन है इसके बारे में चर्चा शुरू हुई, क्योंकि एक संवैधानिक तौर पे नागरिक कौन रहेगा इसके ऊपर संविधान सभा में गंभीर चर्चा हुई। और संविधान सभा में इस कोई डिसाइसिव कंक्लूजन पे आना लोगों को मुश्किल लगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे संशोधन दिए गए। जो भी अंबेडकर का प्रपोजल था उस पर बहुत संशोधन आए।
हाँ, मतलब मैं भी सोचता हूँ कई बार कि हमें मिल तो गई आसानी से, जी लेकिन जब संविधान सभा बैठी होगी जी 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 और जब पाकिस्तान भी बन रहा था जी जी और उस वक्त नेपाल से भी बॉर्डर, जी ऐसा नहीं जी है जी तब से जी ही खुले हुए जी हैं। जी 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 और मैंने ये भी सुना है कि जब चाइना में क्रांति हो रही थी, जी उसमें काफ़ी उथल पुथल थी, तो बहुत सारे चीनी लोग जी ये देख रहे थे कि यहाँ से चलते हैं क्योंकि कुमिंतांग लड़ रहे हैं, कम्युनिस्ट लड़ रहे हैं, तो कहीं पाकिस्तान या भारत या कहीं जाके बसा जा सकता है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान हो या भारत, दोनों जी की जो असेंबली बैठी होंगी उस जी जी वक्त, जी जी उनके लिए एक मुश्किल सवाल रहा होगा कि हम जी नागरिक किसे कहें किसे नहीं। जी इनफैक्ट इसमें मैं एंग्लो इंडियंस को भी शामिल जी करना जी जी चाहूंगा जी जी क्योंकि जी बहुत जी सारे अंग्रेज या उनके बच्चे जी जी या जी जिनके माया बाप में से जी एक जी अंग्रेज जी था, जी उनके सामने ये प्रश्न था कि अब हम कहाँ के नागरिक जी हैं। जी 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 तो जो संविधान सभा के जो डिबेट्स मैंने पढ़े हैं उसमें दो मूल प्रश्न थे कि एक तो संदर्भ था कि जैसे आपने कहा कि ये संदर्भ काफ़ी केओटिक था और जो लार्ज स्केल पॉपुलेशन का मूवमेंट अक्रॉस बॉर्डर्स और इस कॉन्टेक्स्ट में जहाँ पे एक अनप्रेसिडेंटेड वायलेंस था, तो उस संदर्भ में लोग बैठे थे सोचने के लिए कि नागरिक किसे बोलें। तो उस समय और ये एक पूरा संविधान बनाने की प्रक्रिया जो होती है उसकी एक मोडालिटी ये भी होती है कि कुछ चीज़ों को आप आगे के लिए छोड़ देते हैं। तो क्या चीज़ है जो अभी हम रिजॉल्व कर सकते हैं और क्या चीज़ हम आगे के जेनरेशन्स के लिए छोड़ सकते हैं, एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल भी है। तो जो प्रश्न उस समय संविधान सभा के सामने प्रस्तुत हुआ था वो था कि दो प्रकार के लोग हैं, कुछ लोग तो यहाँ हैं ही, कुछ लोग पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं और जो डिस्कशंस संविधान सभा में हो रहे हैं वो प्राइमरीली इन्हीं दो तबकों के लिए हो रहे हैं। अच्छा, ये एंग्लो इंडियंस और ये चाइना, या नेपाल ये से कोई आ रहा है, चीन नेपाल से से, कोई आ रहा है। इनके बारे में कुछ ज़्यादा चर्चा नहीं हो रही है इस अच्छा, समय। अच्छा, और ज़्यादा ये लोगों के जो संविधान सभा के मेंबर्स हैं उनको परेशानी इस बारे में ज़्यादा हो रही है कि जो पाकिस्तान से लोग आएंगे उनको हम नागरिक कब माने। तो एक तो पूरा एक कोई मार्च, डेट। कोई डेट, सो ये पूरा अगर संविधान सभा हाँ, पूरे डेट्स भरे हुए हैं, 1 मार्च 1947 जिस समय वो पूरा वायलेंस शुरू हो जाता है पार्टीशन का, और अगर वो जो सिविल अनरेस्ट उसमें बोला जा रहा है उसको, तो उसके पहले जो लोग चले गए हैं पाकिस्तान, उनको भारत से पाकिस्तान चले गए हैं और उनको माना जाएगा कि ये लोग तो उन्होंने अपना एक फाइनल डिसीजन बना लिया पाकिस्तान जाने का। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उस डेट के बाद भारत में आएंगे मैं और जब वो 1-2 साल तक कोई बॉर्डर उस तरह का था ही था नहीं, ही लोग नहीं, आ रहे थे, जा रहे थे, थे। इनफैक्ट कुछ लोग चले गए और बिल्कुल, फिर सोचा फिर गलती हो गई, वापस चलो लौटे। वापस चलते जी हैं। जी बिल्कुल। तो ये जो रिटर्नीज वाला कैटेगरी था, ये कैटेगरी लोगों को काफ़ी परेशान कर रहा था। ये रिटर्नीज जो हैं वो मुसलमान हैं, राइट, और जो पाकिस्तान से आ रहे हैं उनके लिए डिस्प्लेस्ड पर्सन्स का एक कैटेगरी बनाया गया, और जो डिस्प्ले तो कहीं ना कहीं एक रिलीजियस मार्किंग हो रहा था कि जो रिटर्नीज पाकिस्तान से आ रहे हैं, या जो हिंदू भी हो सकते हैं, या जो डायस्पोरा है, उस समय भी डायस्पोरा का एक आइडिया है, इसको इतना भी हम विस्तृत नहीं बना दें कि ये एक इंडियन सिटीजनशिप जो है वो एक चीप और अच्छा, न ऐसा बन जाए, फ्लेक्सिबल, इतना फ्लेक्सिबल बन जाए अच्छा, कि उसको हम पिन डाउन नहीं कर सकें। तो फॉल्ट लाइंस डीप नहीं थे, लेकिन एक सेक्युलरिज्म को लेकर थोड़ी दुविधा थी, जिसमें बोला जा रहा था कि हमें एक नागरिकता जिसमें हम मे बी एक आइडेंटिटी जो नागरिकता की जुड़ी हुई है हिंदुओं के साथ में, उसके बारे में सोचना चाहिए। और सेक्युलरिज्म जैसे जो चीज़ें हैं वो हमको इंटिमिडेट नहीं, उनसे हमें इंटिमिडेट नहीं होना चाहिए। और अंबेडकर ने इस पूरे सिलसिले में बोला कि देखिए, अभी हम रिजॉल्व करते हैं इन चीज़ों को इस तरीके से कि जो यहाँ पर रह रहे हैं लोग, जिनका डोमिसाइल है, जिनके पेरेंट्स रह चुके हैं, ऑर्डिनरीली यहाँ रहते हैं,
रिटर्न कर रहे हैं, ये सब इन लोगों को हम देते हैं। आगे की बात हम आगे करेंगे। अच्छा। तो अब आर्टिकल 11 में फॉर एग्जांपल बोला जाता है कि पार्लियामेंट के पास पावर्स रहेंगे आगे, जो 1955 में फिर एक्ट बनता है। लेकिन इसी समय नेहरू बोलते हैं कि नहीं, मैं उनको डिफर करते हैं अम्बेडकर से, कि बोलते हैं कि हाँ, संविधान सभा का ये कार्य नहीं है कि वो लॉ बनाए, जो पार्लियामेंट का कार्य है। लॉ पार्लियामेंट बनाएगी, ओके। लेकिन संविधान सभा जरूर प्रिंसिपल्स और नॉर्म्स ले डाउन करेगी, और अगर प्रिंसिपल्स और नॉर्म्स जो हैं उनसे कोई भी लॉ डिविएट करेगा, और कई लोगों का संविधान सभा में ये सोचना था कि जो भी डिविएशन अगर होता है नॉर्म्स और प्रिंसिपल्स से, तो वो अमेंडमेंट माना जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन का। अच्छा। सो इस बहस के दौरान इस तरह की चीज़ें आती हैं। हाँ, जो और जो संविधान आप सभा- 1955 का हाँ, जी, नागरिकता जी। अधिनियम जो जी कह जी रही हैं, जी जी उसमें तय हुआ कि जन्म से, जी वंश से, जी रजिस्ट्रेशन से, नेचुरल जी नेचुरलाइजेशन से और भूमि विस्तार जी से जी तय जी होगा कि जी कौन जी नागरिक जी है। जी जी जन्म तो समझ में आया मुझे। जी 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 वंश के हिसाब से क्या तय हुआ, और ये मेरा ख्याल है पहला कानून है भारत का जो नागरिकता डिफाइन करता है, जी, ठीक जी, से जी, लीगल जी, बताता जी, है। जी, जी, जी। जन्म समझ में आता है, जिसका जी, जन्म यहाँ हुआ जी, वो जी, बना। जी, वंश क्या है? वंश जो है, आप क्या मान लीजिए आप यहाँ ऑर्डिनरीली रेजिडेंट नहीं हैं, लेकिन आपके पिता माता भी उस समय जो डिबेट हो रहा था नेशनैलिटी लॉज को लेकर, और ठीक। भारत जो है वो इकोसॉक वगैरह को रिस्पॉन्ड कर रहा था कि मैरिड वुमेन की नेशनैलिटी क्या होगी, शायद अब मैरिज के बाद नेशनैलिटी चली जाएगी, या वो अपना नेशनैलिटी पास ऑन कर सकती है अपनी प्रोजेनी को। तो इस प्रकार से अगर आपके जो वंशज हैं उनके जो है आप कैरी कर सकते हैं। अच्छा। तो ये डिसेंट का प्रिंसिपल उस तरह से। इसमें तो ये भी हो रहा होगा उस वक्त भी कई शादियां ऐसी होंगी जो हाँ। पाकिस्तान में जी 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 माँ जी मतलब लड़की जी है जी या लड़का जी है। जी। तो मैंने उस समय की फाइल्स देखी हैं सिटीजनशिप, और उन फाइल्स में जो ये पूरा पीरियड है, आप 1950 में या नवंबर 1949 में संविधान के जो प्रोविजंस हैं सिटीजनशिप के, और फिर 1955 का लॉ आने के बीच में पूरा एक 5 साल का फासला है, और उस दौरान लोग का मूवमेंट हुआ है, और पाकिस्तानी महिलाएं जिन्होंने भारतीय पुरुषों से शादी शादियां की हो है, रही वो हैं। शादियां हाँ, हो रही हैं, और वो अप्लाई करती हैं फिर अच्छा। सिटीजनशिप के लिए, अच्छा। और रजिस्ट्रेशन उनका होता है। ओके। और जो 51C जो प्रोविज़न है 1955 एक्ट का, उसके अंतर्गत जो भी वो सेटिस्फाई करती हैं उन प्रोविजंस को, उसके अंतर्गत तो ये रजिस्ट्रेशन कहलाया। रजिस्ट्रेशन होती है। इसके आगे है नेचुरलाइजेशन। हाँ, नेचुरलाइजेशन, ओके। जी ये जी। क्या है? ये देखिए, रजिस्ट्रेशन तो एक मैरिज के थ्रू मिलता है, लेकिन ज़्यादातर ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो हैं वो अलग अलग प्रकार से अपना एक क्लेम पेश करते हैं सिटीजन का। नेचुरलाइजेशन जो है एक तरह से एक बर्थ के साथ एसोसिएटेड नहीं है, या ही डिसेंट के साथ, आपको कोई ब्लड टाइज वगैरह नहीं प्रूव करने हैं, लेकिन आप कुछ कंडीशंस सेटिस्फाई करते हैं, और आपको सरकार उस योग्य समझती है कि आपको एक नेचुरलाइज्ड या आप पोस्ट बर्थ सिटीजन बनाए, अगर आपने कुछ कार्य ऐसे किए हैं जो कि जो कंट्रीब्यूट करते हैं भारत के सोसाइटी के लिए, ओके। आर्ट के फील्ड में। ऐसा भी था? ऐसा भी अब तो ऐसा नहीं है ना? नहीं, अभी तो जो अदनान सामी वही का मैं पूरा पूछने वाला था, अदनान सामी को का इसी आधार पर मिली एग्जाम्पल है? जो है वो इसका एग्जाम्पल है, और अदनान सामी का एग्जाम्पल गलत कॉन्टेक्स्ट में दिया जाता है, जो डिबेट होता है उसके में, लेकिन ये क्रिएटिव फील्ड, आर्ट, उससे मिलता है भी। उससे और ये मिलता सरकार का अधिकार है, ये सरकार का अधिकार है। चाहे कोई एक दिन भी रहा हो ना रहा हो। नहीं, वो कुछ तो कंडीशंस कंडीशंस रहेंगे। राइट। जी जी। और भूमि विस्तार? भूमि विस्तार का लेटेस्ट एग्जाम्पल जो है, और लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट ट्रीटी जो 2015 में बांग्लादेश के साथ हुआ, उसमें जो लैंड बांग्लादेश के एनक्लेव्स थे जो भारत की टेरिटरी में थे, और उसमें जो लोग रहते थे वो बांग्लादेशी नागरिक थे, लेकिन जिस टेरिटरी में रहते थे वो इनक्लोज टेरिटरी थी भारत की टेरिटरी में। तो लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट ट्रीटी के बाद जो भारत के एनक्लेव्स बांग्लादेश में थे और बांग्लादेश के एनक्लेव्स भारत में थे, वो टेरिटरी अब्जॉर्ब हो गई दोनों देशों में। तो वहाँ के नागरिकों को ये चॉइस मिला कि आप टेरिटरी के साथ रहना चाहेंगे कि आप जाना चाहेंगे। अच्छा।
तो जो इन बांग्लादेशी ऑनक्लेव्स इंडिया में थे वहाँ पे जितने लोग रह रहे थे वो रह गए, और जो इंडियन ऑनक्लेव्स बांग्लादेश में थे उसमें से कई नागरिक वहाँ से भारतीय नागरिक, क्योंकि टेरिटरी बांग्लादेश उधर की, चली गई, वो यहाँ आ आ गए, सकते हैं, वो नागरिक रहेंगे, वो भी आए, अच्छा, वो आए। ठीक। तो वो एक तरह से भारतीय नागरिक डिस्प्लेस होके इंडिया आए, और यहाँ बांग्लादेशी नागरिक अब्जॉर्प्शन ऑफ टेरिटरी से भारतीय नागरिक बन गए। ठीक तो ये एक्सटेंशन जो है उस टेरिटरी, गोवा के केस में पोर्चुगल उसके जो जाने के बाद हाँ, में मतलब जो इसमें है, मान लिया गया कि हाँ, जो भूमि जो भूमि भारत की हो जाए, जी 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 किसी भी माध्यम जी से जी जी वहाँ रहने वाले लोगों जी को हम ये ऑप्शन देंगे, जी वो रहना जी चाहते जी हैं या बिल्कुल नहीं, जी जी और जो रहेंगे जी तो भूमि विस्तार का जो ये एक जी कंडीशन लगाई जी उसके जी अंतर्गत हमारे नागरिक जी हैं। बिल्कुल जी जी ठीक है। जी तो ये हुई 1955 की बात जी जी नागरिकता को जी लेकर। जी जी इसके बाद मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी 2015, 16, 17 तक कौन कौन से ऐसे अहम साल थे या कौन कौन से अहम संशोधन हुए जो हमें जानने चाहिए जी नागरिकता को जी समझने के जी लिए? जी जी तो एक तो 1986 का संशोधन इम्पोर्टेंट है। 1986, फिर 2003, फिर 2019 का ठीक है। संशोधन, और जी बिल्कुल, तीनों धीरे धीरे समझते जी हैं। जी जी तो जी दूसरा हुआ 1986। जी जी इसमें क्या हुआ था? 1986 में 1986 के संशोधन का संदर्भ था ये असम का जो मूवमेंट, और वो प्राइमरीली मूवमेंट जो फॉरेनर्स के खिलाफ अर्ली 1980s में जो असम अकॉर्ड के साथ वो मूवमेंट ख़त्म हुआ। और उस अकॉर्ड में कई चीज़ें थीं जिसमें असम के कल्चरल आइडेंटिटी, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी को प्रिजर्व करना, उसके अलावा फॉरेनर्स को जो इलीगल माइग्रेंट्स असम में हैं उनको किस तरीके से आप माने वो असम की अस्तित्व प्रिजर्व करने के लिए किस प्रकार से नागरिकता के क्वेश्चन को आप रिजॉल्व करेंगे। और इसी के संदर्भ में जो नागरिकता अधिनियम था 1955 का, उसमें संशोधन किया गया जिसमें असम के कॉन्टेक्स्ट में फिर बोला गया कि जो इलीगल माइग्रेंट्स एक डेट से 1966 से 1971 के बीच में जो आए हैं उनको 10 साल के लिए उनकी नागरिकता जो है वो स्थगित करके, पर उनको बाकी सब सुविधाएं रहेंगी पर पॉलिटिकल राइट्स नहीं रहेंगे, और वो पासपोर्ट्स भी रहेंगे। वो तो भारतीय नागरिक 10 साल के बाद आफ्टर आइडेंटिफिकेशन 10 साल बाद वो भारतीय नागरिक बन जाएंगे, और 71 के बाद जितने जो हैं वो इलीगल माइग्रेंट तो माने ये जाएंगे। खासकर असम के मामले में था। असम के, तो ये असम के संदर्भ में ये संशोधन लाया गया। लेकिन इसके अलावा एक और संशोधन हुआ जो सिटीजनशिप बाय बर्थ का जो प्रोविजन है, और उसमें सिटीजनशिप बाय बर्थ थोड़ा संकुचित कर दिया गया कि आप सिटीजन बाय बर्थ तभी हो सकते हैं जब कम से कम आपका एक पेरेंट जो है वो भारतीय नागरिक रहा हो। तो ये भले ही आप यहाँ पैदा हुए हों, भले आप यहाँ पैदा हुए हो, फिर भी आपका लेकिन नहीं मिलेगा नहीं जब तक कि आपके आपका माँ या बाप में से माँ कोई या एक बाप, भारतीय जी ना हो। जी जी ओके। तो ये 1987 के जुलाई में एनफोर्स होता है ये प्रोविजन, और उसमें सिटीजनशिप है। तो दो चीज़ें 1986 में हुई। हमने थोड़ा सा मतलब उदार होने की बजाय इस हाँ, मामले में थोड़े संकुचित हो गए। ठीक है। जी जी इसमें मुझे अचानक से दिमाग में आया कि जम्मू कश्मीर की कंडीशंस भी 90s में कुछ कुछ हो रही थी। बहुत सारे लोग थे जो मतलब अलगाववाद की तरफ जा रहे थे, और जम्मू कश्मीर की स्थिति भी कुछ कुछ वैसी ही थी, कुछ जा रहे थे, कोई आ रहा था, क्या क्या हो रहा था। लेकिन पासपोर्ट इंडियंस हैं, क्या वहाँ भी नागरिकता को लेकर कभी कोई 19-20 हुआ है, या वहाँ पहले से तय था कि नहीं ये भारतीय नागरिक हैं, खत्म बात? असम की तरह की कंडीशन कभी नहीं हुई? ये जो सिटीजनशिप का अधिनियम है उसमें जम्मू कश्मीर को लेकर कोई प्रोविजंस अधिनियम के कॉन्टेक्स्ट में नहीं आते हैं। अगर एक्सेप्शन कुछ है तो सिर्फ असम के लिए है बस। लेकिन जम्मू कश्मीर की अपनी अलग हिस्ट्री रही है सिटीजनशिप की, जिसमें फिर जैसे आपने कहा कि कौन वहाँ पर उस भूमि के साथ किसका अटैचमेंट है, या भूमि के साथ किसका अटैचमेंट लेजिटिमेट माना जा सकता है, वो हमेशा से संकुचित रहा। जो अभी कुछ दिन पहले 370 के वही उसके मैं बाद समझना चाह रहा हूँ संक्षेप में जी कि जैसे आज पीओके है, जी जी वो भारत का हिस्सा था। जी एक घटना घटी, थोड़ा हिस्सा
पाकिस्तान जी, की तरफ जी, चला जी, गया, जी, उन्होंने जी, कब्जा के जी, रखा जी, है। जी, कुछ तो नागरिक होंगे ही जिनके रिश्तेदार दोस्त इस जी, तरफ जी, जी, होंगे, जी, 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 मे भी बाद में वो इधर आना चाहते हों या आए हों, जी, कुछ होंगे जो उधर जाना चाहते जी, हों या जी, जी, गए हों। जी, जी, जी। क्या इन्हें लेकर कभी कोई ऐसी कंडीशन बनी कि संसद को उस पर विचार करना पड़ा हो? इस नागरिकता कानून के अंतर्गत ऐसा नहीं हुआ, कभी लेकिन नहीं जो हुआ। फाइल्स मैंने देखी थी उस दौरान की, जो 1950s की फाइल्स थी, उसमें ये जो डिस्प्लेस्ड पर्सन्स को लेकर दोनों सरकारों, दोनों देश की सरकारों के बीच में तनाव था, एक किस्म का तनाव, जिसमें एक लेवल पे एक अंडरस्टैंडिंग था कि ख़ास तौर से ईस्ट बंगाल के सरकार के तरफ कि आप अपने माइनॉरिटीज़ को कायदे से रखेंगे और उनके अधिकारों की सुरक्षा करेंगे। और यहाँ इधर जो वेस्ट पाकिस्तान वाला एरिया है, जो ये पलायन वाला पीरियड था, उसमें कुछ तबके के जो डिस्प्लेस्ड पर्सन्स थे, उनको पाकिस्तान की सरकार इधर आने से रोक रही थी। और ये ज़्यादा तबका था जो एससी कम्युनिटी के लोग हैं, जिनको बोला जा रहा था कि ये यहाँ पर एक इसेंशियल काम करते हैं और इनको जाने से यहाँ पर कमी पड़ जाएगी लोगों की। और किस प्रकार से उस फाइल्स में बताया जा रहा था कि क्या उपाय अपनाए गए कि उन लोगों को यहाँ से लाया गया। उसी प्रकार की फाइल्स जो हैं जम्मू कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में भी दिखती हैं। इतना आसान नहीं है, मतलब नागरिक नहीं होना, नहीं हमें मिल गई। नहीं, वो कॉम्प्लिकेटेड बहुत हमें है, मिल गई। ब्यूरोक्रेटिक प्रैक्टिसेस बहुत जिन्हें कॉम्प्लिकेटेड। मिल गई उन्हें पता नहीं है कितना मुश्किल है। अभी मुझे ऐसे आपसे बात करते हुए लगा, 2003 पे भी आऊँगा, कि ऐसी कई जनजातियां हैं, ऐसे कई लोग हैं जो एक जगह नहीं रहते, जी, वो लगातार जगह बदलते हैं। जी, इनफैक्ट जम्मू कश्मीर में भी, कश्मीर में खासकर एक खास वर्ग है जो भेड़ चराता है और वो लगातार अपना बकरा, ठिकाना बदलते हैं। जी, यही स्थिति अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर भी है कि वहाँ पे कबीले हैं। उन्होंने कभी नागरिकता जैसे औपचारिकताएं ना समझी हैं, ना उनकी कल्पना में है। जी, जी, लेकिन जब रातों रात डुरंड लाइन बन जाए, जी, 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 या जब रातों रात हिंदुस्तान पाकिस्तान में कोई जंग छिड़ जाए, इसके बाद एक लाइन बन जाए, तो ऐसे लोगों के लिए ये समझना और समझाना बिल्कुल, कितना मुश्किल होता बिल्कुल, होगा बिल्कुल, कि एक महीने पहले तक आप जहाँ थे या होकर आए थे, जी, अब वहाँ जाने के लिए जी, आपको बहुत सारे कागज जी, जरूरी हैं। जी, 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 बिल्कुल। तो ये उधर मैं लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट ट्रीटी के दौरान में मैंने कूच बिहार में कुछ फील्ड वर्क भी किया था, तो ये चीज़ वहाँ पे बहुत सामने आई कि आप ख़ास तौर से जो बांग्लादेशी एन्क्लेव्स में लोग रह रहे थे, जिस ज़मीन पे वो सालों साल से जुताई कर रहे थे और कोई कागज़ उन्हें ना थे, बस लोग जानते थे कि ये ज़मीन उनकी है। पर अब नए संदर्भ में, अब उनको नई सरकार, जब वो भारतीय नागरिक हैं, तो उनको ये दिखाना ज़रूरी पड़ रहा है डॉक्यूमेंटेशन के साथ कि ये ज़मीन उनकी है। तो ये हाँ, मतलब अब मुझे फिल्म याद आई गदर, जी, जिसमें कैरेक्टर है जी, जो दिमागी तौर पर हिल चुका है। जी, उसे कुछ लोग समझा रहे हैं कि ये पाकिस्तान है अब, और वो हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा है। जी, 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 उसे जी, समझाना बहुत जी, कठिन जी, है जी, कि जी, पाकिस्तान बन गया है जी, और जी, हमसे पाकिस्तानी है, जी, जी, क्योंकि जी, नई नागरिकता के बारे में कोई समझ ही नहीं रहा जी, है। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ। तो वो कई टोयबा बार टेक सिंह की तोबा टेक सिंह की कहानी, मंटो वाली, मंटो, तो कई बार ये थोड़ा अमानवीय भी लगता है, सिटीजनशिप जैसा एक बिल्कुल, 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 मतलब अवधारणा, और इसमें विश्व नागरिक की अवधारणा जो कभी रविन्द्रनाथ टैगोर या गांधी अलग अलग जी, टाइम जी, पर जी, जी, बोलते जी, रहे। जी, 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 आपने इतना पढ़ा, इतना समझा, आपको कभी लगता है कि हम दुनिया के शहरी हो सकेंगे, कभी कोई दिन आएगा? कुछ लोग हो सकते हैं दुनिया के शहरी, जो ग्लोबल सिटीजन्स, फ्लेक्सिबल सिटीजनशिप की जो बात आजकल बहुत होती, पिछला 1990 के बाद कुछ ग्लोबल सिटीजनशिप की बातें शुरू हो गई, जिसमें पर जो जैसे अब सैन फ्रांसिस्को है या शंघाई है, इस तरह के सिटीज़ कनेक्टेड हैं आपस में, तो लोग बोलते हैं कि अगर नाश्ता एक जगह, डिनर एक जगह करने का, तो ये जो नेगोशिएशन सिटीजनशिप का ग्लोबल सिटीजनशिप के फ्रेमवर्क में
कुछ लोगों की यही प्रिविलेज है, मतलब ग्लोबल सिटीजनशिप सब नहीं हो सकते। हो नहीं सकते। देखिए यूरोपियन यूनियन में हो जी जाए तो कोई जी 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 कि चलिए करेंसी एक हो जी गई, जी हालांकि जी उसमें जी से भी लोग अब निकल जी रहे जी हैं, जी 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 लेकिन करेंसी एक हो गई, जी एक वीज़ा हो गया, जी 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 पर ये कभी भारतीय उपमहाद्वीप में होता निकट भविष्य में तो नहीं। नहीं और दिखता। बिल्कुल ईयू तो काफ़ी कुछ अब हालांकि एक इकोनॉमिक सिक्योरिटी उस रीजन के लिए भी उसका भी उसमें और जर्मन जो सेंट्रलिटी यूरोप में उसको क्लेम करने का भी एक ईयू में तरीका, जिस ब्रिटेन और जर्मनी के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें अभी ब्रेक्सिट के संदर्भ में हम देख रहे हैं, तो ईयू में भी अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स और कॉन्टेस्टेशंस हैं। क्योंकि हमें कभी लगा था ईयू बनने पर कि हो सकता है ये एक शानदार प्रयोग निकले, जी जो अभी तो रुपये पैसों के मामले में जी जी एकजुट हुए हैं, जी लेकिन हो सकता है इसका अगला जो पड़ाव हो वो ये हो कि चलो भाई एक काम करते हैं, नागरिकता के लेवल पर भी कुछ खास करते हैं, तो जी शायद ये जो सैंपल है वो बाकी दुनिया देखे और उन्हें भी कभी मन हो कि ऐसा कुछ कर लेते हैं ना। हाँ, एक अच्छा सैंपल माने बॉर्डरलेस यूरोप का अच्छा आइडिया है, जिसमें आपकी मोबिलिटी है, जॉब्स, उन जॉब्स में एक्चुअली हाँ, जो ब्रिटेन आपने के भी लोग कहा काफी, था कि हाँ मोबिलिटी और जॉब्स का जी बहुत जी कनेक्शन जी है, जी जी जो गांधी जिसमें विरोध में जी थे, जी जी और यूरोप में ये होने लगा था, जी लेकिन अब जी देखिए तो बिल्कुल वही ढाक के तीन पात, जी जी बिल्कुल बिल्कुल अब तो फिर उल्टा जाने लगे। जी 2003 में क्या हुआ नागरिकता को लेकर? जी 2003 में तीन चीज़ें मुख्य रूप से हुई। एक तो जो सिटीजनशिप बर्थ वाला जो पूरा टेंडेंसी था संकुचित होने का, उसको हम देखते हैं कि 2003 में एक डिसाइसिवली संकुचित हुआ, जिसमें अच्छा। आप सिटीजन बाय बर्थ तभी हो सकते हैं जब आपके दोनों पेरेंट्स सिटीजन हों, ओके। और 2004 में इफ़ेक्टिव हो जाता है। और ये या फिर एक पेरेंट सिटीजन है और दूसरा इलीगल माइग्रेंट नहीं हो, तो इलीगल माइग्रेंट का कैटेगरी जो पहले असम के लिए स्पेसिफिकली लाया गया था 2086 में, 2003 के साथ जो सिटीजनशिप बाय बर्थ कैटेगरी में और सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन में भी, जिसमें इलीगल माइग्रेंट रजिस्ट्रेशन के लिए उपयुक्त नहीं रहेंगे और नेचुरलाइजेशन के लिए, तो ये एक चेंज रहा, सिटीजनशिप बाय बर्थ संकुचित हो जाना। और दूसरा ये नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स का एक प्रोविज़न जो तब आया। इसमें 2003 में आ जाता है, और 2003 में बोला जाता है कि अगर सरकार चाहे, क्योंकि वो वर्ड शैल नहीं यूज़ हुआ है, में यूज़ हुआ है, कि कंपल्सरीली एक सिटीजन्स रजिस्टर बना सकती है, और सिटीजन्स रजिस्टर जो है, और सिटीजन्स सर्टिफिकेट्स, नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन एंड इशू ऑफ सिटीजन सर्टिफिकेट्स, उसमें 2003 में आते हैं। और इसी दौरान एक ओवरसीज़ सिटीजन्स ऑफ इंडिया का भी कैटेगरी आता है, और वो ओवरसीज़ सिटीजन्स ऑफ इंडिया उस समय अपने सबसे व्यापक रूप में रहता है, जिसमें आप अभी किसी दूसरे देश के अगर आप नागरिक हैं और आप 1950 में भारतीय नागरिक बनने का आपका एलिजिबिलिटी था, या आप थे भारतीय नागरिक, तब आपको एक ओवरसीज़ सिटीजन्स दोहरी नागरिकता देंगे? दोहरी नागरिकता नहीं है, क्योंकि आप पासपोर्ट इंडिया का नहीं है, आपको लाइफ लॉन्ग मल्टीपल एंट्री वीज़ा है, लेकिन उसके अलावा आपके अधिकार वैसे नहीं हैं, पॉलिटिकल करेंगे? राइट्स नहीं हैं, वोटिंग नहीं राइट्स करेंगे? नहीं हैं, और इलेक्शंस के लिए लड़ने का भी आपको अधिकार कोई नहीं अधिकार है, नहीं है। और आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में इक्वालिटी नहीं है इंडियन मतलब दोहरी सिटीजन्स नागरिकता का छोटा भाई है, का। हाँ, बहुत वो ही नहीं छोटा, है। हाँ हाँ, बहुत ही छोटा भाई है। जी जी। हम क्यों तैयार नहीं है दोहरी नागरिकता के लिए? उस समय जो डिबेट्स चल रहे थे, एक डायस्पोरा कमिटी थी जो LM सिंघवी उसके कन्वीनर थे, तो वहाँ पर दोहरी नागरिकता को लेकर एक लॉयल्टी, डिवाइडेड लॉयल्टी को लेकर एक पूरा क्वेश्चन था कि ये दिमाग में नहीं है लोगों के जो नागरिकता के बारे में सोच रहे हैं कि दो देशों के लिए समान रूप से आदमी लॉयल हो सकता है। हालांकि जो डुअल सिटीजनशिप का पूरा फ्रेमवर्क है, और उसमें ये जो बिलोंगिंग वाला चीज़ है, अटैचमेंट वाला चीज़ है, उसको डिसजॉइंट करके देखा गया है कि एक आदमी के पास इफ़ेक्टिव नेशनैलिटी होता है, जिसमें आप जहाँ पे काम कर रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं, तो वहाँ की आपकी इफ़ेक्टिव नेशनैलिटी है।
दूसरा आपका अफेक्टिव नेशनैलिटी है, इमोशनली आप अटैच हो सकते हैं, एक नॉस्टैल्जिया है आपको बाहर के जहाँ से आप आए हैं। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में सुविधा है, पाकिस्तान में है डुअल इसलिए सिटीजनशिप। वहाँ बड़े बड़े पूंजीपति, बड़े बड़े नेता वो ये कई बार नागरिकताएं बदलते रहते हैं या दो रखते हैं। मल्टीपल सिटीजनशिप भी पूरा यूरोप में जब सोवियत यूनियन का जो डिसमेंटल हुआ तो बहुत सारे लोग जो है कई देशों के उनके पास नागरिकता थी। यूएस का नागरिकता एक सिक्योरिटी, पर यूरोप की भी नागरिकता उनके पास। ठीक है, जी अब 2019 बचा, उस पर आऊंगा। इससे पहले ये भी कि आपने कहा कि मल्टीपल सिटीजनशिप की सुविधा है मल्टीपल, है ना? कई देशों में। बिल्कुल। हाँ, जी कहीं कहीं दोहरी भी है, जी, जी। हमारे यहाँ नहीं भी है। जी जी लेकिन मैं पढ़ रहा था कि दुनिया में करीब 1 करोड़ लोग ऐसे भी हैं जिनका कोई देश ही नहीं है, स्टेटलेस। जी 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 स्टेटलेस है। ये कैसे होता है, ये कब हुआ, और इसमें हम किस तरफ जा रहे हैं? क्योंकि यूएन चाहता है कि ये सबके खत्म पास हो। नेशनैलिटी। हाँ, क्योंकि उसके साथ कुछ अधिकार जी, जुड़े हैं। जी, 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 ये क्या जी। कहानी है? जो स्टेटलेसनेस है, अब जब राष्ट्र राज्य की बात करते हैं तो टेरिटोरियल बाउंड्रीज और पॉपुलेशन, ये सब उसके, और एक सेंट्रलाइज संस्कृति, सब एक उसका हिस्सा बन जाता है। 4-5 तत्व होने तत्व चाहिए, होने तब चाहिए। कोई नेशन जी, स्टेट है। जी 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 जी। तो उसमें हर एक व्यक्ति अज्यूम किया जाता है कि इस टेरिटोरियल एंटिटी का वो मेंबर रहेगा, पर ये जरूरी नहीं है कि, क्योंकि ये नागरिकता देने का अधिकार राज्य का है स्टेट देता और है। स्टेट देता है, और नागरिकता देने के अधिकार के माध्यम से स्टेट अपना एक जुरिस्डिक्शन तय करता है, और उस जुरिस्डिक्शन तय तब कर पाता है जब बाहर के लोगों के खिलाफ वो क्लोज कर सके नागरिकता, बिल्कुल। और अंदर के लोगों को नागरिकता वितरित कर सके इस तरीके से, ताकि स्टेट वो एसोसिएशन रहे जो बाकी एसोसिएशन से फ़र्क है। जैसे स्टेट एक पॉलिटिकल एसोसिएशन, और हम और आप किसी भी कम्युनिटी के मेंबर हो सकते हैं, पर वो इरेलेवेंट रहेगी हमारे इस रिलेशनशिप के लिए। बिल्कुल। तो स्टेट के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो नागरिकता डिसबर्स कर सके। बहुत सारे लोग, जैसे अब पूरा श्रीलंका के कॉन्फ्लिक्ट के कॉन्टेक्स्ट में, या फिर अभी एनआरसी को लेकर जो पूरा डिबेट है उसके कॉन्टेक्स्ट में, या पूरा पैलेस्टाइन और उस कॉन्फ्लिक्ट के कॉन्टेक्स्ट में, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पलायन करते हैं दूसरे देशों में, और उस पलायन की स्थिति में वो उनके पास जो अटैचमेंट, लीगल मेंबरशिप पुराने स्टेट की जो है, वो उनके लिए अब मतलब नहीं रखती है, क्योंकि वो प्रोटेक्शन उनको हासिल नहीं है। ये वैसा ही है जैसे तालिबान लौट आया जी, अफगानिस्तान जी, में, जी, जी। और कुछ लोग वहां से फिर से निकले, जी, जैसे जी। पहले भी निकले थे, जी, जी। और अब वो वहां कभी लौट नहीं सकते। जी। तालिबान उन्हें नागरिक मानेगा नहीं, और वो भारत या किसी और देश जी, के जी, नागरिक होने जी, के लिए जी, अभी जी। अहर्ता रखते नहीं। जी जी तो ये है। जी। हालांकि जो कमिटमेंट्स हैं इंटरनेशनल, जो एक मॉरल ऑब्लिगेशंस हैं देशों के, वो हैं कि आप किसी को स्टेटलेस ना बनने दें। जी, लेकिन अब जो नागरिकता के कानून काफ़ी देशों में, इंक्लूडिंग जो यूके जैसे देश हैं, जो तमाम कॉन्फ्लिक्ट्स जो आईसिस के कॉन्टेक्स्ट में जो चेंजेस उनके यहाँ लॉ में, नेशनैलिटी लॉ में हुए, वहाँ पर वो डिप्राइव कर सकते हैं सिटीजनशिप उन लोगों का जिनके लिए वो समझते हैं कि वो पब्लिक इंटरेस्ट में या नेशनल कहाँ इंटरेस्ट में जाएंगे वो ऐसे काम, लोग? तो उनको आप अगर जो स्टेप्स हैं इस चेंज के लॉज में यूके में, उसमें पहले था कि अगर आपको डुअल सिटीजनशिप है, और ये पाकिस्तान के केस के कॉन्टेक्स्ट में था, तो आप ब्रिटेन का सिटीजनशिप आपका छीन लिया गया, लेकिन फिर भी आप पाकिस्तान के सिटीज़न हैं, तो आप स्टेटलेस नहीं हुए। लेकिन अब ये आगे बढ़ के कि इवन इफ आपके पास डुअल सिटीजनशिप नहीं है, पर पोटेंशियली आपके पास डुअल सिटीजनशिप हो सकती है, तो आपको डिप्राइव किया जा सकता है सिटीजनशिप से। तो ये मॉरल ऑब्लिगेशन स्टेटलेसनेस का वो राज्य जो हैं वो त्याग दे रहे हैं। तो वो तो अब वो लोग तो डिटेंशन, परपेचुअल डिटेंशन में रह सकते अब हैं। तो खैर पूरी दुनिया में एक माहौल बन रहा है जी, जो जी, शरणार्थियों के खिलाफ भी जी, है, जी, जी। और लोग नागरिक बनाना नहीं चाहते। हालांकि जी। कुछ देश हैं जो जी। कहते हैं 5-7 करोड़ इन्वेस्ट कर दो, चलो जी, बन जाओ। जी, जी, जी। उसमें कनाडा भी है। जी, 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 जी। लेकिन अभी मैं देख रहा था कि उन्होंने भी
कुछ मुश्किलें खड़ी की हैं, अब वो भी आसान नहीं रखना जी जी चाहते जी इस जी मसले जी को। जी अभी आपने कहा कि स्टेट छीन लेता है, छीन सकता है। वो क्या केसेस होते हैं जब कोई स्टेट किसी की नागरिकता ले सकता है वापस? ये जैसे भारत के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप किसी और देश के नागरिक बन गए, तो अगर वॉलंटरली आपने बिल्कुल, किसी तो और अब देश रहे का, तो नहीं। आप रहेंगे ही नहीं, तो बिल्कुल। उसमें आप ये ऑटोमेटिकली ठीक हो है। जाता है। दूसरा तो वो पूरा एक लिस्ट है जो देश सिटीजनशिप विरोधी एक्ट 9 गतिविधियों में अगर आप गतिविधियों शामिल में हैं, आप शामिल हैं और आप जो संविधान है नहीं मानते, संविधान नहीं मानते, तो ये तमाम तरह की लिस्ट है। कंडीशंस हैं जिसमें आपकी सिटीजनशिप ली जा सकती है। आप रिनाउंस भी कर सकते कि हैं जाएं अपना कहाँ पर? हाँ कहाँ ये तो ये है ओसीआई के कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ें हो रही हैं अभी वे जहाँ पे आप ओसीआई आपका ले लिया जा रहा है। तो आप हालांकि आप नागरिक हैं दूसरे देश के, लेकिन फिर भी आप भारत आना चाहते हैं क्योंकि आपका परिवार है भारत। कई केसेस में आपके बूढ़े माता पिता यहाँ पर हैं, तो एक बार ओसीआई छीन गया तो आप फिर वीज़ा जो सुविधा है वो चला गया, मल्टीपल एंट्री वीज़ा का सुविधा, फिर आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा एज अ फॉरेन नेशनल। तो फॉरेन नेशनल के साथ पैरिटी कर दिया, तो एक किस्म का ये छीनना ये भी हो जाता है। अच्छा, कई इंटरेस्टिंग सवाल आते हैं और अब जी मैं ऐसे, क्योंकि पॉडकास्ट अंतिम दौर में है, 2-3 जल्दी सवाल जी पूछता जी हूँ जी और जिनमें 2019 का जी सीए, जो पहले सीए भी था, वो भी है। जी जी ये बताइए कि कुछ इंटरेस्टिंग सवाल होते हैं कई बार कि कोई हवा में पैदा हो गया जहाज़ में, तो अब वो कहाँ का नागरिक है? कोई पानी के जहाज़ में पैदा हो गया, वो कहाँ का नागरिक है? इस पर कोई कभी सहमति बनी सब देशों की, या सब अलग अलग तरह से डिफाइन करते हैं? इस पे मैंने बहुत सोचा नहीं है यहाँ पर। जो जो जिस देश का वो प्रॉपर्टी है, एयर स्पेस है जहाँ का। और जो वेसल जिस देश का है ये, हाँ। तो वो दो तरह के इसमें रेसोल्यूशंस हो सकते हैं। कई लोग जैसे यूएस वगैरह में आप सिटीजनशिप बाय बर्थ का बहुत व्यापक वो है, तो कई लोग बॉर्डर क्रॉस करके वहाँ पर जाते इसलिए हैं। इसीलिए जाते भी हैं इसलिए। तो ये एक ग्रे एरिया है, पर जो सिटीजनशिप बाय बर्थ के प्रोविजंस हैं भारत के संविधान में, उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर टेम्परेरीली अगर आप हैं वहाँ पर, और अगर आप डिप्लोमेट के बच्चे हैं या कुछ एनिमी एलियंस के बच्चे हैं, तो उन पे कोई एक सुविधा नहीं मिलेगी। तो ये एक किस्म का उसमें है। दूसरा, जैसे फ्रांस वगैरह में आप सिटीजनशिप बाय बर्थ का एग्जाम्पल माना जाता है कि ये मॉड्यूलर फॉर्म है, लेकिन वहाँ पर भी आपको एक एज के बाद आपको ये एक्सप्रेस करना पड़ेगा कि मैं फ्रांस का नागरिक बनना चाहता हूँ। यूके में भी सिटीजनशिप बाय बर्थ में एक एक्सप्रेशन एक्सप्लिसिट होना चाहिए। जस्ट सिटीजन बाय बर्थ जो है, बर्थ आपकी का इच्छा fact, होनी ये चाहिए, एक- वयस्क हाँ, होने के जी, बाद जी, और बताइए। कुछ कंडीशंस सेटिस्फाई करने ठीक चाहिए। है। अब एक सवाल जो जी। सब पूछ रहे हैं, सीएए जी क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या सोचकर लाया गया, जो अभी तक नागरिकता में संशोधन होते रहे, उससे इसका कोई सीधा इस सिलसिले में रिश्ता बैठता है, नहीं बैठता है, क्या है? जी अगर सीए को देखा जाए, अ, जो 2003 में चेंजेस आए थे लॉ में, उसमें इलीगल माइग्रेंट का कैटेगरी डाल दिया गया था, रजिस्ट्रेशन में भी, नेचुरलाइजेशन में भी। अगर आप इलीगल माइग्रेंट हैं तो आप रजिस्टर सिटीजन बाय रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकते हैं। सिटीजनशिप बाय बर्थ में भी इलीगल माइग्रेंट का इंसर्शन हो चुका था कि आप इलीगल माइग्रेंट अगर हैं तो आपको ये सुविधा बर्थ नहीं वाली भी मिलेगी। नहीं तो मिलेगी। ये, और साथ ही साथ एक ये स्टेटस इलीगैलिटी का अट्रैक्ट करता है पेनल्टीज। तो अगर आप इस देश में आए हैं और आपके या तो आप ओवरस्टे कर गए हैं या आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, तो सजा तब मिलेगी। आप इलीगल हैं, और आप इलीगल हैं तो आपको सजा मिलेगी। सजा सिटीजनशिप तो नहीं मिल सकती है। लेकिन एक पूरा एक एक्चुअली हिस्ट्री है जिसमें एक बॉर्डर क्रॉसिंग रेफ्यूजीज का, जो कि राजस्थान, गुजरात, इस सब प्रिडोमिनेंटली इन एरियाज़ में, पर पंजाब, छत्तीसगढ़, इस सब एरियाज़ में भी, जहाँ कि आप आए हैं और आप हो सकता है आप लाइवलीहुड की वजह से आए हैं, पर ज़्यादातर जो लोग हैं वो हिंदू माइग्रेंट्स हैं
और उनको रिलीजियस परसिक्यूशन एक्सप्रेस कर रहे हैं और कई सालों से यहाँ रहते आए हैं। तो एक पूरा वीज़ा रेजीम जो है भारत में लॉन्ग टर्म वीज़ा रेजीम बना था और लॉन्ग टर्म वीज़ा रेजीम के अनुसार के अंतर्गत इन लोगों को एक लॉन्ग टर्म वीज़ा दिया गया था। अच्छा। और 2004 नागरिकता ना सही, वीजा दिया। लॉन्ग टर्म वीज़ा दिया गया। और 2004 के बाद 2008 2011 इन मोमेंट्स पे एक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और एक SOP तैयार किया गया जिसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स एम्पावर्ड रहेंगे, इन लोगों को कैंप्स लगा के सिटीजनशिप देने की सुविधा रहेगी। तो ये चीज़, ये थोड़ा डिजल्टरी ही चला, बहुत इफ़ेक्टिव नहीं रहा, लेकिन एक एग्जीक्यूटिव लेवल पे, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस के तौर पर ये सुविधा या ये प्रोसेस एग्जिस्ट करता था। जो CAA ने किया है, CAA ने कुछ और 2015 में एक्चुअली पासपोर्ट एक्ट और फॉरेनर्स एक्ट के अंतर्गत एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स भी निकाले गए थे जिसमें पहली बार परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ को एग्जेम्प्ट किया गया फ्रॉम 3 कंट्रीज़। जो पहले एक व्यापक इसका जो डिस्क्रिप्शन था, 3 कंट्रीज़ आइडेंटिफाई करके, 6 रिलीजन आइडेंटिफाई करके बोला गया कि इन लोगों को ये एग्जेम्प्ट किया जाएगा इलीगल माइग्रेंट का कैटेगरी से और इनेबल किया जाएगा कि आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकें। और एक कट ऑफ डेट बता दिया गया 31 दिसंबर 2014। तो एक एग्जेम्पशन फ्रॉम इलीगल माइग्रेंट वाला जो इसमें प्रोविजन आया, दूसरा एक प्रोटेक्शन सिटीजनशिप का। पर ये पहली बार ऐसा हुआ भारत के सिटीजनशिप के कानून में जहाँ पे रिलीजन के बेसिस पे आपको आइडेंटिफाई किया गया। वही बात घूमकर जो हम शुरू में कर रहे थे कि जिस पर मंथन चल रहा था संविधान सभा में कि हमें नागरिकता देते हुए धर्म का कभी भी ख्याल रखना है या नहीं रखना चाहिए, इस बार तय हुआ हम रखेंगे। जी 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 बिल्कुल। तो यहीं पर एक कॉन्टेस्ट है, जो कॉन्टेस्ट पहले से चला आ रहा था, उस समय प्रिवेल किया था कि क्योंकि नागरिकता, और इस जो मैंने एफिडेविट्स अभी पढ़े हैं जो CAA को कॉन्टेस्ट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है उनको जो रीडिंग है उन एफिडेविट्स की, जिसमें कोई भी एफिडेविट ये नहीं बोल रहा है कि आप मत दीजिए उनको सिटीजनशिप, पर ये ज़रूर बोल रहा है कि एक सिटीजनशिप एक बहुत ही प्रेशस एक वो रहता है जो एक प्रेशस आपका पोजेशन है, और वो प्रेशस पोजेशन जो है इन ग्राउंड्स पे नहीं डिफाइन किया जा सकता है, जिसमें आप वो संकुचित तरीके से। मोटे तौर पर क्या कहा जा रहा है? मोटे तौर पे ये कहा जा रहा है कि देखिए, आप जब परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ बोलते हैं तो परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ अलग अलग टाइप की होती हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि रिलीजियस ग्राउंड्स पे ही आप परसिक्यूटेड हों, ठीक है, लेकिन अगर आप रिलीजियस ग्राउंड्स पे परसिक्यूटेड हैं तो सिर्फ इन 3 कंट्रीज़ में नहीं आप परसिक्यूटेड हैं। रिलीजियस ग्राउंड्स में और भी नेबरिंग कंट्रीज हैं जिसमें आप परसिक्यूटेड हैं, और उन कंट्री में भी जिनका नाम आपने लिया है वहाँ पे सिर्फ यही कम्युनिटीज़ नहीं, दूसरे समुदाय भी कौन-कौन से देश में? तो आप श्रीलंका देख लीजिए, वहाँ पर भी परसिक्यूशन है। पाकिस्तान में भी मुस्लिम्स का परसिक्यूशन है, और मे बी बर्मा में ले लीजिए, म्यांमार वहाँ पर है परसिक्यूशन। तो वो बोल रहे हैं कि परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज का एक व्यापक अवधारणा, केवल धर्म की वजह से किसी अल्पसंख्यक समुदाय का शोषण नहीं होता, बल्कि उसके कई कारण हो सकते हैं। और ये एक मुद्दा बिल्कुल कि सिटीजनशिप एक सिविल स्टेटस है, और सिविल स्टेटस में रिलीजन जो है उसको अगर एक डिफाइनिंग प्रिंसिपल बना देते हैं तो वो स्टेटस जो है वो तो डाइल्यूट हो जाता है। और जो हिस्टोरिकली सिटीजनशिप को हम भारत के संविधान में लाया गया था, वो एक सिविक नेशनलिज्म, एथनिक नेशनलिज्म के तौर पर नहीं लाया। तो ये एक धारणा ये भी है कि हम उस तरफ ग्रेविटेट कर गए। तो मेरा आखिरी सवाल फिर ये होगा कि जब संविधान सभा ने बात की थी, जो आपने भी कही कि हम कानून नहीं बनाते, बल्कि संविधान सभा का ये जो है अधिकार क्षेत्र नहीं है, संसद तय करेगी। जी। लेकिन चलिए कुछ ग्राउंड्स बना देते हैं, उनमें खेल होगा। जी। तो अब जो ये कानून आया है, तो क्या संविधान सभा के बनाए हुए ग्राउंड पर ये मुफीद बैठता है या नहीं बैठता है? क्योंकि ये तो कहा ही गया था ना कि इसके हिसाब से चलेंगे। जी। बैठ रहा है नहीं बैठ रहा?
जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है उसमें कई ग्राउंड्स हैं जिस पे कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी क्वेश्चन किया गया है। पूरा इक्वालिटी बिफोर द लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, और उसमें आर्टिकल 14 का पूरा एक जूरिस्प्रूडेंस है जो कि सुप्रीम कोर्ट के अपने डिसीजंस के थ्रू वो जूरिस्प्रूडेंस इवॉल्व हुआ है। अच्छा। तो एक मानना है कि जो लोग कह रहे हैं कि ये CAA संवैधानिक है, वो कह रहे हैं कि अच्छा इसका नैरो फोकस है, और ये नैरो फोकस है, ये क्लासिफिकेशन इन कैटेगरीज का हुआ है और ऑब्जेक्टिव लॉ का है कि इन कैटेगरीज के लिए हम कानून बनाए प्रोटेक्शन का, जो भारत में तमाम ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें आप प्रोटेक्टिव लॉज लाते हैं। तो जो लोग इसके खिलाफ हैं और बोल रहे हैं कि नहीं, इसका व्यापक रहना चाहिए स्वरूप और ये नैरोली डिफाइन नहीं रहना चाहिए, वो क्लासिफिकेशन और रीजनेबलनेस ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें रीजनेबलनेस होता है कि ऑब्जेक्टिव आपका जो है उसको सर्व कर रहा है क्लासिफिकेशन, उसके आगे जाते हैं, बोलते हैं कि आर्बिट्ररी है, ये क्लासिफिकेशन ही आर्बिट्ररी है, और आर्बिट्रेरीनेस टेस्ट भी आर्टिकल 14 के अंतर्गत आता है। और उसके आगे जाके बोलते हैं कि अब तो जूरिस्प्रूडेंस बहुत आगे बढ़ गया आर्टिकल 14 का। नवतेज जौहर का केस देखिए, उसमें भी नागरिकता के बारे में जो बात हुआ है उसमें कहा गया है कि ये एक सोशल कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए और इस तरह से देखना चाहिए किसी भी कानून को कि वो किसी समाज को कानून का इफ़ेक्ट ऐसा ना हो कि उसको डिसएडवांटेज कर दे। तो आप शायद एक दूसरे तरीके से आप ये प्रोटेक्शन दे सकते हैं अगर रिलीजियस परसिक्यूशन है। ऐसे नहीं, नागरिकता में इस तरह का नागरिकता भी संशोधन दीजिए, करके बेशक दीजिए, पर ऐसा स्वरूप कानून का दूसरा होना चाहिए जिसमें कि आप रिलीजन के ग्राउंड को रख रहे हैं डिस्टिंग्विश करने के लिए, पर डिस्क्रिमिनेट भी कर रहे हैं रिलीजन के ग्राउंड पर। आखिर में आप कुछ जोड़ना चाहें, कुछ फायदे भी बताना चाहें, क्योंकि दोनों ही पक्ष हो सकते हैं इसके। बिल्कुल। जब ये CAA का कानून जब लाया जा रहा था और ये जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी थी उसने एक दौरा किया था देश के अलग अलग भागों का, उसमें नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में भी गए थे जहाँ पे इसको लोगों ने रेजिस्ट किया था। ख़ास तौर से असम में बोला था कि असम अकॉर्ड के खिलाफ जा रहा है। असम अकॉर्ड एक पब्लिक नेगोशिएटेड अकॉर्ड था, तो उसको अगर आप वायलेट करते हैं तो उसमें मेरा कंसेंट आपको हमारा लेना पड़ेगा। दूसरा, लेकिन राजस्थान और गुजरात में जब ये दौरा किया था JPC में, वहाँ पे लोगों का मानना था कि ये तो होना चाहिए, और ये बहुत बड़ा बहुत लोग हैं ऐसे, और मैं कई इस तरह की स्टडीज़ हैं जिसमें जो रेफ्यूजीज़ हैं पाकिस्तान से और वेस्टर्न बॉर्डर्स से, उनको प्रताड़नाएं सहनी पड़ी हैं। इवन LTV रेजीम में या जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स एम्पावर्ड हैं सिटीजनशिप देने के लिए, उनको क्या क्या हैसल्स फेस करने पड़े हैं, और वो उनकी तमाम ज़िंदगी चली जाती है ये सब करते हुए। जी। और इसके अलावा वो जो सिटीजन बन भी जाते हैं तो क्या उनकी हैसियत या स्टेटस क्या रहता है, तो इसको सोचने के लिए एक पूरा तमाम राज्य का जो स्वरूप है और वो किस तरह से सिटीजन्स को देखता है, उसमें काफ़ी तब्दीलियाँ लानी पड़ेंगी। तो किसी भी कानून के कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हैं, बिल्कुल, और अभी लागू होने के बावजूद अलग अलग लोग अलग अलग तरह की बातें कह रहे हैं। अब तो सवाल उठने लगा है कि हम नौकरियों के मामले में समझौता भी करेंगे अगर ये हुआ तो बहरहाल आपने इतने सारे सवालों के इतनी सरलता से जवाब दिए। और हाँ, नागरिकता का मामला थोड़ा जटिल है, तो मेरा ख्याल है इस बातचीत में थोड़ी बहुत जटिलता आई भी होगी, पर मुझे उम्मीद है कि लोग थोड़ा बहुत अपनी तरफ से भी पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर साहिबा। शुक्रिया, मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो नागरिकता हमें तो यूं ही मिली थी तो कभी इतना सोचा नहीं, मगर जिन्हें नहीं मिली, जिन्हें अर्जित करनी पड़ रही है, जिन्हें कागज़ इकट्ठे करने पड़ रहे हैं, उनके लिए कितना मुश्किल है, और मिल जाए तो कितनी सुविधा है, जो नहीं देना चाहते उनके लिए कितनी दुविधा है। इन सारे सवालों से हम दो चार हुए, कुछ जवाब मिले होंगे, मेरा ख्याल है कुछ नहीं भी मिले होंगे, तो कभी अगली बार उनका जवाब लेने की कोशिश करेंगे। आपकी किताब है सिटीजनशिप रेजिम्स, लॉ एंड बिलोंगिंग, ऑक्सफोर्ड से आई है, और इसमें कई सारे सवालों के जवाब हैं। ढूंढिएगा, पढ़िएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इतने धैर्य से हमें सुना। अगले गुरुवार फिर हाजिर होंगे, और साथ में मुझे आदेश निर्देश है कि ये भी कहता रहूं कि जहां भी आप हमें सुन रहे हैं वहां रेटिंग कीजिए अच्छी अच्छी, और अगर YouTube पे देख रहे हैं
तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। बहुत शुक्रिया आपका।